मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे, है कि नहीं? थोड़ा ग्लिच होने की वजह से यार क्लास थोड़ा आज लेट हो गया, बट कोई ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे 24 फरवरी के दिन छपने वाला जो सेट 1 है उसको देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये तगड़े वाले 5 सेट हैं। पांचों सेट अपने आप में बादशाह कहलाएंगे। सर कैसे कैसे पॉसिबल है ये आप 5 सेट से आप सारे क्वेश्चन 24 फरवरी की हिंदी के दिन पेपर में फंसा देंगे? ऐसा कैसे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत बच्चे लाइव हैं। थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, ठीक है ना? तो दिन यहाँ पे आ जाए जितने बच्चे हैं आपके। उसी चौधरी, अनूप, संगम, हाँ, बहुत ही बच्चे मतलब यहाँ पे हैं। हम कितना ही बोले यार, ठीक है ना? तो पुनीत, हाँ, सही बच्चे हैं यहाँ पे। अमित, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और अपने दोस्तों के साथ बता दीजिएगा कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे मैं 5 सेट करवाऊंगा, ये पांचों सेट का हूबहू पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है इसका, तुरंत आपको मैं पीडीएफ अपडेट कर दूंगा। और यदि लग रहा है तो मैंने महाभारत बैच में ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, उसको भी मैं आपको दे दूंगा। और जो साहित्य हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ पेपर मैंने रिकॉर्डेड बनाया है, वो मैं आपको अलग से दे दूंगा इसी में। तो आपको सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? ये 5 सेट के बाद अगर लग रहा है कि नहीं सर कम है, तो और मैं आपको दे दूंगा, उसको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? और हाँ, जो बच्चे लाइव एसएसएल हिंदी में हैं, अगर उन्होंने महाभारत बैच नहीं लिया तो भाई साहब वहां के जो भी हैं चीजें, कंटेंट उसको रट लेना, हो चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, इंग्लिश का हो, जो भी है। अभी वहां पे इंग्लिश के 2-3 सेट और अपलोड करवा देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल। ओके सर, बिल्कुल। खुशी जी यहाँ पे, विकास जी, हाँ, सत्यम जी, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे पुनीत, सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। 5 सेट है, तगड़े हैं एकदम यार, एकदम छपने वाले हैं। इन 5 सेटों को तैयार कर लेना। अगर आपने मुझे पैसा दिया है ना, तो सोल्व करो। मैं पैसे की ना बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, ठीक है ना? और बेटा लाइव पढ़ा रहे हैं तो ये है ही, ठीक है ना? चलिए, तो ये 100 नंबर का बेटा पूर्णांक रहेगा, हमें टारगेट 100 में 600 करना है। एक बात ध्यान देना है, हमारे पास टाइम कम है, तो देन ऑब्जेक्टिव के लिए उतना ज्यादा आप लोग परेशान मत होइएगा। ऑब्जेक्टिव आप लोग कर लेंगे, तुक्का ठोक देना, तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन हाँ, जैसे मैं 5 सेट दिया, तो ध्यान देना मैं कैसे करूंगा कि ये 5 सेटों में 5 में कवि का जीवन परिचय करवा दिया, 5 में आपको लेखक का करवा दिया, ठीक है ना? बात समझिएगा। लेखक का करवा दिया, रस छंद अलंकार करवा दिया, उसके बाद पत्र लेखन मैंने करवा दिया, निबंध लेखन करवा दिया। तो इस प्रकार से अपनी पूरी तैयारी हो जाएगी, परेशान मत होना, ठीक? और उतने संस्कृत के गद्यांश पद्यांश करवा देंगे जहां से बेटा बोर्ड में हमारे हो सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं लेना है। सिद्धार्थ बोल रहे हैं गुरुदेव मैंने महाभारत बैच खरीदा है, तो इसमें से पढ़ लूं? देखिए, हाँ बिल्कुल यार, सब पढ़िए, जो पाओ तो पढ़ लो, मैं थोड़ी ना मना करूंगा यार। अगर वहां पे आपने पढ़ लिया तो बिल्कुल, ये लाइव है बहुत तगड़ा वाला, मैंने सोचा नहीं क्यों ना यार बोर्ड के पहले आपको पढ़ाया जाए, मजा आएगा, है कि नहीं? आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। देखो, एक रिकॉर्डेड होता है, एक लाइव होता है। तो चलिए, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। कुछ निर्देश दिए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों का प्रश्नों का उत्तर देना क्या है बेटा? अनिवार्य रहेगा। हम आपको पहले बोल दें कि अब टाइम नहीं है कि हम इतना अपना समय बर्बाद करेंगे, समझ आ रहा है ना? मैं जो हाईलाइटेड है आंसर है वो मैं यहाँ पे रेड से मार दिया हूँ। आपको कोई इशू नहीं होगा, बहुत जल्दी रिवीजन करेंगे, ठीक ना? अच्छा अच्छा अखिलेश, कोई ना अखिलेश, चलिए। हम तो बहुत बच्चों को मना भी कर रहे थे यार कि यार जब महाभारत बैच में हो तो भाई स्कूल लिंक जरूरत क्या ही है, तो क्या नहीं गुरुदेव मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो पढ़ना है यार, मैं अब क्या ही बोलूं आप लोगों को, हाँ? चलिए, खंड का है बेटा 50 नंबर का, एंड थैंक यू सो मच यार, इतना आप लोग प्यार देते हैं। चलिए, खंड का जो रहेगा 50 नंबर का रहेगा बेटा, ध्यान देना, ठीक है? हमारे 24 फरवरी के दिन, तो टेंशन नहीं लेना यार। हम ऑब्जेक्टिव में तुक्का ठोक देंगे। ऑब्जेक्टिव में क्या ठोक देंगे? नहीं आएगा तो तुक्का ठोक देंगे। लेकिन हाँ, मेहनत हम पूरी करेंगे, नहीं आएगा तो अलग की बात है, ठीक? ऐसा आप अपने से कहिएगा। आर्ट वालों का इसमें डलवा देंगे, अपडेट करवा देंगे। यहाँ पहला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना था बेटा, किसको? भाषा योग वासिष्ठ को माना था। मेरे साथ आप लोग याद करिए, भाषा योग वासिष्ठ को माना था। गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं की विधा, विधा मतलब बेटा होता है प्रकार, क्या होता है? प्रकार होता है, आप लोग रटिएगा। हम इसको पढ़ा दे तो 2-3 बार आप पीडीएफ तुरंत रटिएगा, तुरंत पीडीएफ कुछ मिनट के अंदर अपडेट कर दिया जाएगा बैच में, ठीक ना? रटना शुरू कर दीजिएगा। बेटा उपन्यास है, मेरी असफलता क्या है? सॉरी, निबंध है। मेरी सफलता क्या है? निबंध है। किस विधा की रचना बेटा? यह एक निबंध है, किसकी है? बाबू गुलाब राय की। किसकी बेटा?
बाबू गुलाब राय की। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक है बेटा प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के क्या है? संपादक है प्रताप नारायण मिश्र। हाँ 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 बिल्कुल, ब्राह्मण पत्रिका संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। आर्ट वालों के लिए इसी में साहित्यिक हिंदी की समझ लीजिए, कम से कम मैंने 7 सेट पेपर बनवा दिया है, अभी अपडेट कर देंगे आज शाम तक, परेशान मत होना। जो साहित्यिक हिंदी वाले हैं उनको दे देंगे यार, 5 सेट काहे के लिए परेशान होते हैं, रखो। अगर मैंने हिंदी के नाम पे लिया है ना पैसा तो आपको पूरा दे देंगे, परेशान मत होना यार। आप लोग परेशान होते तो अच्छा नहीं लगता। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बेटा उपन्यास है पुनर्नरवा, फास्ट क्लास रहेगा, टाइम बहुत कम है, तड़ातड़ मारेंगे, ठीक ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है बेटा पुनर्नरवा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना बेटा किसका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। उसके बाद भारतेंदु युगीन कवि है बेटा, कौन है? प्रेमघन जो है भारतेंदु युगीन कवि हैं। और हुंकार काव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार काव्य के रचयिता बेटा कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं बेटा शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह जो है यह कौन बेटा? प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। और तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष बेटा क्या है? 1959 है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन क्या है? 1959 है, याद रखिएगा। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959। तीसरा सप्तक का प्रकाशन है 1959 है। और यहाँ पे आप गंगा वाला प्रश्न है, क्या है? पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचयिता बेटा कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जो है ये पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन है, इसके क्या बेटा? ये रचयिता है। क्या है? रचयिता है। ओके। उसके बाद आपका आएगा गद्यांश बेटा, 10 नंबर का आएगा, 2 रहेगा। 10 नंबर का आएगा, 2 रहेगा, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक ना। 10 नंबर का रहेगा, 2 ठो रहेगा। सबसे पहले आप ये डिसीजन लीजिएगा कि आपको करना कौन सा है। मेरी बात तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपको करना कौन सा है, जो आपको आ रहा होगा वही करिएगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव हमें पहला वाला उतने अच्छे से नहीं आ रहा है, हम करना शुरू कर दिए, बेटा नंबर कट जाएगा। नंबर क्या हो गया? कट जाएगा। और मैं आपको सिखाते भी चलूंगा कि कैसे क्या करना है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक। सबसे पहले आपको गद्यांश पढ़ना है। अशोक को जो समान कालिदास से मिला वह अपूर्व था, सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कड़वा कड़वा मंतस के रूप में झूलता था, चंचल नील अर्कों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था, वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था, और मनोजन्मा देवता के इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। सबसे पहले ये कहाँ से लिया गया है? आप खुद से सवाल करिए, ये कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? तो बेटा एक बात ध्यान देना, यहाँ पे अगर अशोक शब्द का यूज किया गया तो समझ लीजिए ये अशोक के फूल से लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें अशोक शब्द पहले ही आ गया, तो हम सीधा बोल देंगे कि अशोक के फूल से लिया गया है। गुरुजी इसके रचयिता कौन है? गुरुदेव इसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है? तो सीधा बोलिए कि गुरुदेव हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्यों? क्योंकि अशोक में फूल है। अब फूल से याद करिए कि फूलों की संख्या हजारों में होती है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक। सर मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, बायोलॉजी पढ़ाइए, नहीं पढ़ सकता मैं। खुशी कौन है, क्या है? अब बायो हिंदी में पढ़ाइए, इसीलिए नहीं पढ़ सके मैं। खुशी जी देखिए अब हिंदी माध्यम का है तो हम कैसे कर देंगे। नीतीश मौर्य, हाँ हाँ समझ रहे बेटा आप ही हो, लेकिन अब पढ़ो यार, क्या बात करके मिलेगा, टाइम नहीं है, ठीक है ना। अब हिंदी माध्यम का है तो बायोलॉजी हिंदी माध्यम से नहीं है ना, नहीं तो मैं पढ़ा देता पूरा। अगला यहाँ पे है रेखा, देखिए पहला क्या है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, बहुत ही सिंपल भाषा में प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक अशोक के फूल पार से अवतरित है, जिसके लेखक बेटा कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, दैट्स ऑल मैटर, ठीक। अगला यहाँ पे क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सीखते जाना है, करते जाना है। आप क्या करना, सेम टू सेम, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा तो इतना आपके पास समय नहीं है सर। आप इसी में आगे 1-2 लाइन जोड़ देना, बीच में का 2 लाइन घटा देना और यही लिख देना, आपको पूरा पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। गिरी हुई हालत में 1 नंबर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है ना। ठीक, जो मैं ट्रिक बताता जाऊंगा उसको सीखते जाइएगा, और जो आएगा तो मैं करवा ही दे रहा हूँ, जहां पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। क्या भैया, इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। जैसे कि मैं ये कह दूं कि आज मैं सुबह 4 बजे उठा, और अब इसी को दूसरे भाषा में, अरे यार आज मैं पहली बार सुबह 4 बजे उठा ताकि मैं अपनी पढ़ाई कर पाऊं, क्योंकि हमारा 24 फरवरी से बोर्ड की परीक्षा है। बात समझिएगा, एक ही लाइन को खत्म कर दिया, और एक ही चीज को मैंने 4 लाइन में खत्म किया, बस
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अरे लव यू टू यार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे मैं सिखाता चला जाऊंगा, आप लोग शांति बना के करते हुए चले जाना। अगला है बेटा यहाँ पे, संस्कृति के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया? संस्कृत के किस कवि ने अशोक को बेटा सम्मानित किया? तो यहाँ पे किसी का नाम आ रहा है, हाँ बेटा कालिदास आ रहा है। तो बस यही क्या हो जाएंगे, दैट, और कहीं किसी का नाम आ रहा है नहीं। तो अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह पूर्व था। अब कालिदास कौन से? ये तो बेटा संस्कृत के कवि थे ना, कवि थे ना। देखिए यहाँ पे तो संस्कृत के कवि कालिदास ने अशोक को क्या किया बेटा? सम्मानित किया। अगला यहाँ पे है, क्या है? अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के क्या विचार थे? अशोक के फूल आने के संबंध में लेखक के क्या विचार थे? तो जो बेटा अशोक पर जब फूल आया, देखिए देखिए नुपुर वाले आघात चरणों में फूलता था, सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। यानी कि उसपे फूल कब आते थे? जब सुंदर कोमल युवती, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अशोक पर पुष्प तभी आते थे जब कोई अत्यंत सुंदर कोमल युवती अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों से उस पर प्रहार करती थी, तब वो क्या करता था बेटा? फूलता था। फूलता मतलब उस पे फूल आता था, फूल आता था। फंस जाएगा बेटा, फंस जाएगा, फंस जाएगा। अखिलेश उसको भी देख लेना यार, जो मिल रहा है बेटा काहे की बर्बाद करोगे? कुछ मत करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस देखते चले जाना, हो चाहे महाभारत का हो चाहे इसका हो, यूट्यूब का, बस देखते चले जाना। हाँ लेकिन पीडीएफ आपको इसी मिलेगा, पीडीएफ यही के आपको पढ़ने है, ठीक। अगला है आसिंजनकारी और कणावंतस के अर्थ बताइए। आसिंजनकारी का अर्थ क्या होता है? अनुरागोत्पाद, तथा कणावंतस का अर्थ क्या होता है बेटा? कर्णफूल होगा। क्या होगा? कर्णफूल होगा। अथवा में वो नहीं आएगा तो ये पेपर में कर सकती हो। दो दो मैं लिया है आप लोगों के लिए, दो दो दिया है, ठीक। क्या यहाँ पे निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाती है, वे इस पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने समझाने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे, उद्धृत गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम। तो अगर यहाँ पे बेटा निंदा शब्द आया है तो ये कहाँ से लिया गया? जरा खुद सोचिए। गुरुदेव अगर यहाँ पे निंदा शब्द आया हुआ है तो ये निंदा रस से लिया गया। कहाँ से लिया गया बेटा? निंदा रस से लिया गया है, निंदा रस से लिया गया है। और निंदा रस के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। तो उपर्युक्त गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम इसको याद करना पड़ेगा। निंदा रस के लेखक हरिशंकर परसाई, अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, राज के स्वरूप के लेखक वासुदेव सरवाल। ऐसे हम और हमारा आदर्श के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसा आपको याद करना पड़ेगा, हाँ फंस जाएगा, ठीक। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक निंदा रस निबंध से अवतरित है और इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई हैं बेटा। रेखांकित अंश समझ में आया ना? किसी को अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रेखांकित अंश में कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपको क्या करना पड़ता है? केवल यही जो है बढ़ा चढ़ा के लिख देना है और आपको कुछ नहीं, जो आपको दिमाग में आएगा बोर्ड एग्जाम में वही लिख देना। नहीं अगर दिमाग में आ रहा है बेटा एकदम क्लियर हो चुका है गुरुदेव अब नहीं होने वाला, परेशान काहे को, तो सेम टू सेम उतार देना, एक नंबर मिल जाएगा। तो इसको लेके आपके अंदर कोई डाउट है क्या? एक बार कमेंट करिए। रेखांकित अंश की व्याख्या को लेकर कोई डाउट है क्या आप किसी बच्चे को? अरे नीतीश किसी को डाउट है क्या? अरे रिकॉर्डेड गुरुजी, रिकॉर्डेड ही यहीं पे मिलेगा। हाँ बेटा उसको डलवा देंगे, जो और बाकी है उसको भी डलवा देंगे, परेशान मत, सब दे देंगे आप लोगों को। बस आप लोग मन लगा के पढ़ते जाना, हो गया, ठीक है। वो जो महाभारत बैच के कुछ सेट है ना, यहाँ पे हम आपको वो पूरे पूरे सेट यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वाला भी दे देंगे, परेशान मत होना, ठीक ना। पैसे दिए तो भैया तो फ्री का तो है नहीं, है कि नहीं, तो हम आपको दिला देंगे, आप परेशान मत होना। आप लोगों के लिए हम कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको बस मन लगा के पढ़ना है, आप परेशान मत होइएगा। अगर परेशान होगे तो मजा नहीं आएगा ना। कोई दिक्कत? नो सर। अमित, अखिलेश, प्रीति, जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार कमेंट करेंगे, बहुत सारे हैं, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा, कोई इशू नहीं है। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है, देखिएगा बहुत सिंपल है यार। निंदा किसकी पूंजी है? बताइए निंदा किसकी पूंजी है? इसमें कुछ ढूंढना है? अरे गुरुजी नहीं ढूंढना है यार। निंदा किसकी पूंजी है? निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, लोगों की पूंजी होती है, कुछ लोगों की पूंजी होती है, बस यही है ना। देखिए आपके यहाँ पे क्या है? निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। उसके बाद सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ बताइए। सत्य कल्पित का मतलब होता है बेटा सत्य की कल्पना, और कलंक कथा का अर्थ क्या होता है? दोषपूर्ण कहानी होगा। क्या होगा?
दोषपूर्ण कहानी होगा। उसके बाद अगला वाला प्रश्न यहाँ पे क्या है, कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है? कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है? ढूंढ ढूंढ के करो। कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है? तो कुछ लोगों की जो प्रतिष्ठा का आधार होता है, प्रतिष्ठा है दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। देखिए, कई लोगों की या कुछ लोगों की प्रतिष्ठा दूसरों की कलंक कथाओं की पारायण पर आधारित होती है। दैट्स द आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए, कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार दूसरों की कलंक कथाओं का पारायण है। कोई दिक्कत? सर लाइव क्लास कब चलेगा? लाइव क्लास भी चल रहा है नीतीश। और क्या है, सुबह 6 बजे चलता है। आज सेटमन था, बट एक्चुअली टेक्निकल इशू की वजह से क्लासेस लेट हो गई, इसलिए माफी चाहते हैं। ठीक है ना तरुण? अच्छा, संस्कृत वाला ठीक है सिद्धार्थ, उसको संस्कृत का हम देखते हैं यार। अब बोल रहे हो तो संस्कृत का देखना तो पड़ेगा। अगला यहाँ पे पद्यांश है। पद्यांश क्या देखिएगा, ये तैयार कर लेना, तगड़े वाले पद्यांश है। ठीक ना है तो जैसे मैंने अभी गद्यांश बताया ना, ढूंढ ढूंढ के कर लेंगे। क्या यहाँ पे पद्यांश 10 नंबर का आएगा, 2 रहेगा, दोनों में से कोई एक करना रहेगा। जो आ रहा है उसी का आंसर दीजिएगा। प्यारे नौ जल से कंज से नित्र वाले, जा न आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय प्रिय विरह से बावली हो रही, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अभी बताइए इसमें किसका वर्णन किया गया है? कंज से नेत्र वाले मेरे प्यारे नवजलद मधुबन। मधुबन, अब मधुबन में कौन रहता था? कृष्ण जी रहते थे। ये सब करने का तरीका है। तो यानी कि ये कहां से लिया गया? पवन दूतिका से लिया गया है। क्यों? क्योंकि पवन दूतिका चैप्टर में ये होता है कि जो राधा जी हैं वो कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। किससे बेटा? पवन जी से, उनको दूत बनाकर। तो इस प्रकार से याद करेंगे ना तो चीजें याद होंगी। ओके, तो देखिए सबसे पहला है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक कविता से लिया गया है। शीर्षक कविता से लिया गया है। ठीक, आगे पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा? पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा? तो पवन दूतिका द्वारा राधा ने कृष्ण को संदेश भेजा। वही तो भी मैं बताया, राधा ने कृष्ण को संदेश भेजा। अगला यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करना रहता है? इसी का आप इसको हिंदी में लिख देना, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। यानी कि जो मेरे प्यारे कृष्ण जी है ना, उनके जो नयन है, उनके जो नयन है वो नीले हैं और बादल के समान है। ठीक, इसी को लिखना है यहाँ पे। क्या लिखना है यहाँ पे? पवन से अपनी विरह व्यथा बताते हुए राधा कहती है, नवीन बादल से शोभायमान एवं कमल समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रीतम कृष्ण है। अगला यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया? वही बादल के समान बताया गया। तो प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन नवीन बादल से शोभायमान एवं कमल समान सुंदर नेत्र वाले के समान बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस और उसका स्थायी भाव का नाम लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त जो रस है वो वियोग श्रृंगार है और उसका भाव क्या है बेटा? रति है। क्या है? रति है। दैट्स ऑल मैटर। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। लीजिए भैया, लीजिए, कुछ दिक्कत ही नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चीर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हता, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झड़ी मछली, पलकों में निर्झड़ी मछली। ठीक है, हाँ हाँ, डेली सुबह 6 बजे होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डेली हम सुबह 6 बजे सारे पेपर को करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना? एंड यार परेशान मत होइएगा, आपको सब हो जाएगा। ठीक, ये रटते चले जाए मेरे साथ। ये समझ लीजिए जो मैं आपको पढ़ाऊं वो तुरंत रट लो, जो मैं आपको पढ़ाऊं तुरंत रट लो, उसके बाद पेपर कर लो। ठीक, दैट्स ऑल मैटर। उसके बाद आपको कुछ सोचना ही नहीं। समझ ना? समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पे है आपको का सबसे पहला वाला उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं रचयिता का आपको नाम लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश श्री महादेव वर्मा द्वारा रचित काव्य संग्रह सांद गीत से हमारे पाठ्य में संकलित सांग गीत शीर्षक से उद्धृत है। बस, दैट्स ऑल मैटर, और कुछ नहीं करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बेटा रेखांकित में क्या करना रहेगा? रेखांकित में क्या करना रहेगा? ये जो है मैं नीर भरी दुख की बदली, इसी का आपको हिंदी लिख देना है। इसी का आपको हिंदी लिख देना है और कुछ भी नहीं करना। अर्थात महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना बदली से करते हुए कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूं, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से भरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई रहती है, उसी प्रकार अथाह विरह की वेदना के कारण मेरी
आंखों में आंसू भरे हुए हैं। बहुत ज्यादा परेशान मत होना। आप जब एग्जाम में कंसंट्रेट होके पढ़ेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा उसका अर्थ निकलता दिखाई देगा। अब उर्दू तो है नहीं कि आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, संस्कृत भी नहीं समझ में आएगा, हिंदी है ना, थोड़ा सा उसमें दिखेगा, उसका पर्यायवाची निकालना, उसके बाद कर डालना, हो जाएगा। ठीक है, 10 बजे हाँ चलेगा, सत्यम चलेगा, 10 बजे वाली क्लास की हिंदी वहां पे यूट्यूब पे आएगा भी। उसके बाद यहाँ पे है, क्या है, नैनो में दीपक से जलते में कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया, स्पष्ट कीजिए। अब जो मैं अलंकार याद करवाया था उसको याद करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्यों उपमा अलंकार है? क्योंकि हम तुलना करते हैं ना किसी से, कि हमारे आंखों में पानी है, रो रही हूं, तुलना किया जा रहा है किस चीज से, उपमा अलंकार है। अगला है, कवित्री के निरंतर रुदन का कारण क्या है? कवित्री के निरंतर रुदन का कारण क्या है? तो अपने बता देना कि प्रीतम से मिलने की व्याकुलता कवित्री के निरंतर युदन का कारण है। ठीक ना, मतलब अपने प्रियतम से जब आप उनसे दूर होते हैं, मिल नहीं पाते तो रोते हैं ना उनके लिए, बहुत याद आती है गुरु जी, बहुत याद आती है। तो वही है। अगला है, उपयुक्त पद्यांश में कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है? वही है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने अपने को दुख की बदली बताया है। वही तो बताया ना यहाँ पे। बेटा यार क्या बताया है, ये बताओ क्या बताया है? मैं नीर भरी दुख की बदली, सीधा वो बोल दिया पहले लाइन में। तो क्या बताया है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं बेटा बादल हूं दुख से भरी हुई। ठीक है, पोएट्री बता देंगे, लास्ट डे रहेगा जिस दिन मैं बता दूंगा, परेशान ना होना। 5 अभी 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 तो है ना अपने पास डेट, मैं बता दूं उसका, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, जितने भी स्टूडेंट हैं कमेंट कर दीजिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप लोगों को यार कोई इशू होगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना यार, इसलिए मैं आपको यही बोलता हूँ कि सर कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए बेटा, क्लियर है यहाँ तक। अगला देखेंगे बेटा, यहाँ पे अपना जो आएगा वो आने वाला है क्या, 5 का क है, 5 का क है, क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्दों में आंसर देना है। कौन कौन है? हरिशंकर परसाई हैं, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हरिशंकर परसाई हैं, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हम सभी को कर लेंगे, एक एक करेंगे। ठीक, एक सेट में एक को करेंगे तो आपके 5 लेखक तैयार हो जाएंगे, 5 कवि तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए, वो मेरी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम है, हम तैयार करा देंगे। सबसे पहले बेटा डालिए प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, क्या लिखेंगे इनका? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 में आंध्र प्रदेश के बेल्लूर जिले के बत्तुलपिल्ली नामक ग्राम में हुआ था। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और प्रारंभिक शिक्षा संस्कृति एवं तेलुगु भाषा में हुई। रेड्डी जी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष भी रहे और इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन ग्रंथ पर शोध कार्य भी किया हुआ इन्होंने किया और इनका निधन 2005 ईस्वी में हो गया। यदि आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आप ये लिखिएगा, इसको मत लिखिएगा, आप ये डायरेक्ट लिख दीजिएगा। ठीक, अगर आप बेटा साइंस के स्टूडेंट है तो आपको ये साहित्यिक हिंदी बीच में जरूर डालना पड़ेगा। क्या है साहित्यिक हिंदी, सॉरी साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? हिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त किया। राष्ट्रवादी हिंदी प्रचारक, प्रख्याता साहित्यकार एवं तुलनात्मक साहित्य के मूर्धन्य समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार प्रोफेसर सुंदर रेड्डी दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी और उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिणी भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी है। इन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की इन्होंने क्या की बेटा? रचना भी की है। ठीक, उसके बाद इनकी प्रमुख कृतियां नोट कर लीजिए, साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, वैचार की शोध और बोध, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया और वेलुगु दारुल जो कि तेलुगु में है। ठीक, उसके बाद आपका आएगा निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरगुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और अज्ञे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया बेटा इसका जयशंकर प्रसाद का, यहाँ पे डाल देंगे बेटा जयशंकर प्रसाद। क्या डाल देंगे? जयशंकर प्रसाद। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, तो वहां पे अपडेट करा देंगे अभी टेक्निकल टीम से बोल के। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी वो हो गई है बट कोई ना, मस्त से पढ़िए यार। ठीक ना, चलिए बहुत ही अच्छा। जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय मैं पूरा करवा दूंगा, 5 सेट में 5 पार्ट करवा देंगे, मेरे साथ रटते रहिएगा, 5 दिन में तैयार हो जाएगा। लेकिन ये डेडिकेशन आपके अंदर टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। नहीं कि आज गुरुदेव नहीं पढ़े कल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आपको डेली बस पढ़ते जाना है मन लगा के।
जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया और ये बड़े मिलनसार, हंसमुख और सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बहुत सुख में बीता, किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया और ये बड़े स्वाभिमानी थे। इनकी कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप एक पैसा नहीं लेते थे, यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपा-तुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये बच ना सके और सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। ठीक, फिर यहाँ पे आगे लिख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्याय तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा है और प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का क्या बेटा प्राण है। इनकी प्रमुख कृतियां जैसे कामायनी है, आंसू है, लहर है और क्या बेटा झरना है, कहानी आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रद्युम्न और आंधी है। इनके उपन्यास जैसे कंकाल, तितली और इरावती है। ठीक, बस दैट्स ऑल। उसके बाद आपका छठा यहाँ पे आएगा पंचलाइट बहादुर। मैं आपसे बोला हूं ना, 5 सेट में 5 ठुकरवा देंगे, उतने में काम हो जाएगा, परेशान मत होना। ओके, बेटा शिवम जायसवाल लाइव नहीं तो क्या है यार ये? मतलब कुछ भी पूछ रहा है ये कि गुरुजी लाइव है क्या? तो क्या है? मैं क्या कर रहा हूँ इधर? हैं? कच्चा बादाम कर रहा हूँ क्या? हैं? पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अधिकतम शब्द 80 शब्दों में आंसर देना है, अथवा बेटा बहादुर कहानी कथा वस्तु का सार लिखिए, अधिकतम 80 शब्दों में आंसर देना है। तो देखिए, जब कहानी का उद्देश्य बोले तो आप इतना भी लिख देंगे याद करके, कुछ जोड़ जाड़ के, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 80 शब्द बोला है, ये होगा 30, 40, 50 शब्दों में, 30 शब्द अपने से और जोड़ देना। ठीक, मैं आपसे बोला ना कि अगर आपने पैसा दिया है तो आपको सर वही देंगे जो आपको याद हो जाएगा और तगड़ा वाला कंटेंट देंगे। ये क्रक्स है, निचोड़ है एकदम, समझ आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो पंचलाइट कहानी का उद्देश्य बोले तो यही छापना, थोड़ा और इसमें जोड़ देना है, फलाना ढिमका, ठीक ना, गोधन उधन को ला के 2-3 लाइन, मुनरी काकी उकी को जोड़ देना लास्ट में, लेकिन शुरू का लाइन यही होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट है कान खोल कर देख ले। हाँ, अरे नहीं सीएम ऐसा नहीं यार, पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे कब यार? पढ़ने के लिए यूट्यूब पे है ना, कमेंट पढ़ने के लिए आया करो, है कि नहीं? तो कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िग्रस्तता आदि का चित्र पाठकों के समझ प्रस्तुत करना है। कहानीकार ने ग्राम अंचल के खोखले अंधविश्वासी और रूढ़ियों की बखिया उधेड़ कर पाठकों के समक्ष रख दिया है और आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करना है। टाइम कम है तो वही आप पढ़िए जो आपके बोर्ड के लिए बेटा क्या हो, सही हो। समझ में आ रहा है? किसी कोई डाउट है का? एक बार प्यार से कमेंट में दीजिए आप लोग। किसी कोई दिक्कत नहीं? गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बेटा खंड काव्य है, आपके जिले के अनुसार आपको करना रहेगा। ये खंड काव्य पूरा पूरा आपको यूट्यूब पे लाइव पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना? जितने स्टूडेंट है यूट्यूब पे लाइव आ जाए खंड काव्य, वहां पे करवाने के बाद उसी का वीडियो आपको 2-3 दिन में अपडेट करा देंगे इसमें। ठीक, तो खंड काव्य को लेके टाइम मत बर्बाद करना। हाँ, मैं ये सिखा दे रहा हूँ कि त्यागपति है, कि देखिए यहाँ पे खंड काव्य की कथा बस संक्षेप में लिखिए, यहाँ पे हर्षवर्धन का चित्रांकन कीजिए, तो कुछ भी देगा। आप एक खंड काव्य त्यागपति पर तैयार कर ले, आप अपने जिले के अनुसार देखिएगा, क्योंकि हर जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है, ठीक है? तो आप उसी पे तैयार कर लेना और जाने के बाद रट के लिख देना, लेकिन हाँ वो पूरा रट के लिखना है। ठीक, आप कहेंगे गुरुदेव ये पूछा है ये लिख दिए, नंबर गलत हो जाएगा क्या? अगर आप पूरे खंड काव्य तैयार करना शुरू करोगे ना त्यागपति पर, बहुत टाइम लग जाएगा। तो एग्जामिनर इतना यार नहीं रहता कि हम मतलब कि पूरा ये करें वो करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस लिखे रहने चाहिए, दैट्स ऑल मैटर। ठीक, अगर आप वो छात्र हैं कि नहीं याद हो रहा है, ठीक, तो करिए जवाब, बहुत ज्यादा परेशान मत होना, आपको बस कर देना है। ठीक है ना? क्या हुआ? लाइव लाइव क्लास बेटा खत्म हो गई क्या यहाँ पे? है कुछ भी मतलब? नहीं यार, चल तो रही है। मैंने सोचा लाइव क्लास बंद होगी क्या? क्लास चल रही ना, एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार मेंशन करिए लाइव क्लास ऑलरेडी चल रही है ना। कमेंट करो यार जल्दी, मेरी आवाज जा रही कि नहीं? हैं?
कमेंट बॉक्स में मेंशन करो यार, जितने बच्चे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। कमेंट नहीं कर रहे हैं यार। सीएम जायसवाल, अच्छा अच्छा, निशु, नो सर, अच्छा हाँ सर, हाँ? अच्छा चल रहा है, मेरे में दिखा रहा था नहीं चल रहा, मैंने कहा क्या हुआ बेटा, ये क्या हो गया? तो ये समझा ना, खंड का आप ऐसे ही करना है, परेशान मत होना, टाइम बहुत कम है, कम टाइम में ज्यादा नंबर स्कोर करना है, तो यही आपको ट्रिक लगाना है। ठीक, उसके बाद बेटा क्या है यहाँ पे, खंड ख है। खंड ख क्या रहने वाला है देखिएगा, खंड क रहेगा संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश। अब बच्चे पूछ रहे हैं गुरुजी हम इसमें कौन सा एक ट्रिक लगाते? पहली बात, जैसे संस्कृत भाषा महत्तम है, महामना मालवी है, यहाँ से आप कम से कम दुई ठे गद्यांश तैयार करना और उसका हिंदी रटे रहना, बस बहुत अच्छे से साफ दिमाग लगा के उसकी हिंदी रटे रहना। अगर ये नहीं आ रहा है तो उसकी हिंदी छाप देना, बाकी आप इसका संदर्भ सही कर देना, बाकी अनुवाद छाप देना, आपको अनुवाद लिखने का 2 नंबर मिल जाएगा, इधर 2 नंबर, मतलब 7 नंबर में से 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ये तरीका है, लेकिन कोशिश करना कि यही लिखना। अब जब ना हो पाए तब उसमें जाना, ठीक? तो क्या आप निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत साहित्यम सरसम से लेकर कहाँ तक बेटा, नायत्र त्रास दा दृषि तक है। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे और इसका अनुवाद करेंगे। देखिए हम इसमें कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे भी उतनी से अच्छे से संस्कृत नहीं आती, ठीक है ना संस्कृत कोई फोकस ले किया जाता मैथ और फिर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट कहाँ ही संस्कृत पढ़ पाएंगे, है कि नहीं? ये आर्ट वाले खुद ही परेशान रहते हैं, गुरुदेव हम आर्ट से तो पहले लगता है यार, आर्ट जब लिए थे तो संस्कृत तो पढ़ना चाहिए ना, लेकिन गुरुदेव खुद ही परेशान है। तो मैथ और बायोलॉजी वालों का क्या हाल होगा? तो जो जिसका आर्ट वालों का संस्कृत का एक पूरा पेपर ही होता है संस्कृत का, जब वो बेचारा परेशान है, तो मैथ और बायोलॉजी वालों का क्या हाल होगा? सर मैं आर्ट से हूँ, क्या सारे स्टूडेंट के लिए है? महक जी इसका जो खंड क है और यहाँ तक संस्कृत का गद्यांश पद्यांश पत्र लेखन निबंध लेखन ये सभी के लिए है। और जो एक्स्ट्रा लग रहा है मैं भी आपको साहित्यिक हिंदी का इसी में पेपर अपडेट करा दूंगा, आप उसको देख लेना, ठीक? परेशान मत होना यार, मैं हूं ना आपके साथ। अब नहीं आती संस्कृत में, नहीं आता तो आगे क्या करेंगे? सप्तम बेटा ध्यान देना, सबसे पहले आप संदर्भ तो लिख लेंगे ना, कैसे लिखेंगे? क्योंकि हर लाइन सेम टू सेम रहेगा, केवल पाठ का नाम बदला जाएगा। और पाठ का नाम कैसे? क्योंकि वहां पे संस्कृत बार बार यूज किया गया है संस्कृत भाषा का, तो सीधा वो बोल देना कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है, दैट्स ऑल मैटर, और कुछ नहीं करना है। या प्रस्तुत गद्यांश लिख देना, क्या लिख देना? गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से उत्तरित है, दैट्स ऑल मैटर। उसके बाद इसका अनुवाद कर देना, ठीक ना? तो इसको आप खुद से बेटा पढ़ लेना, एक बार 2 बार याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अथवा में वो नहीं आ रहा है तो महामना मालवी, क्योंकि ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई ना कोई एक प्रश्न तो बेटा पूछा ही जाता, मतलब फिक्स वाला नंबर है, फिक्स वाला नंबर है, ठीक ना? तो महानामा नाम विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, पटु, पत्रकारिता जो से लेकर कहाँ तक है, यहाँ तक है बेटा एवासीत तक है। तो सबसे पहले संदर्भ सेम टू सेम, प्रस्तुत अवतरण संस्कृत दिनदर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। तुमने कैसे बताया? क्योंकि महामना शब्द का यूज किया गया तो महामना मालवीय से लिया गया है। अब इसको जैसे ही संदर्भ लिखे बेटा तुरंत 2 नंबर मिल गया, 7 में से 2 मिला, कुछ तो मिला। अब बेटा कुछ लिख के हिंदी अर्थ से हम 1-2 नंबर गुरुजी लहा लेंगे, तो हमारा 7 में से 3-4 नंबर मिल गया ना। हम कह रहे हैं जो सर 7 का अगर ना करते तो 7 का 7 छूटता, लेकिन 7 में से 2-3 नंबर भी पा गए, बहुत बात है, बहुत अच्छी बात है कि 3-4 नंबर भी आप पा गए, ठीक है ना? सब पास हो जाओगे यार। इतने ही नहीं पास हुए, 33 नंबर चाहिए हिंदी में 100 में से। अगला यहाँ पे आपका क्या है? संस्कृत का श्लोक, तो बेटा सेम टू सेम श्लोक है वही, जल बिंदु से लेकर धनस्य तक है। संदर्भ देखिए वही है, सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है, बस यहाँ वहां पे अवतरण था या गद्यांश था, यहाँ पे श्लोक हो गया, बाकी यही सेम टू सेम है, बस ये थोड़ा बदलना है पाठ का नाम। ये रट लेना बेटा, इसको आपको रटना है, देखिए इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको आपको रटना है। मैं आपको हाँ इंपॉर्टेंट वाले जितने भी आपको दे रहे रट लेना यार, ठीक है ना? उसके बाद है न में रोचते भद्रम से लेकर भवस्यति तक है, यहाँ पे संदर्भ और इसका अनुवाद है, ठीक? उसके बाद चलिए बेटा यहाँ पे आएगा लोकोक्ति और मुहावरे, क्या आएगा? निम्नलिखित लोकोक्ति और मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। का बरसात जब कृषि सुखाने, अध जल गगरी छलकत जाए, आग बबूला होना, आसमान टूट पड़ना, आसमान टूट पड़ना। कर लोगे यार, परेशान मत होना, उतना तो हम करवा देंगे।
का वर्षा जब कृषि सुखाने यानी जब आवश्यकता की वस्तु या सहायता समय न मिले और बेकार हो जाए। वाक्य प्रयोग, परीक्षा समाप्त होने के बाद किताबें भेजने का क्या लाभ? यह तो का वर्षा जब कृषि सुखाने वाली बात होगी। अगला है अध जल गगरी छलकत जाए। अध जल गगरी छलकत जाए अर्थ क्या लिखेंगे? अल्प ज्ञान या अनुभव रखने वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। वाक्य प्रयोग, रमन को थोड़ा सा क्या पता चला, वह हर किसी को उपदेश देने लगा। यह तो अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात है। अगला यहाँ पे है आग बबूला होना, अर्थात यहाँ पे सीधा आप लिखेंगे अत्यधिक क्रोधित हो जाना। क्या बेटा यहाँ पे? अत्यधिक क्रोधित हो जाना। आग बबूला होना अर्थात अत्यधिक क्रोधित हो जाना। वाक्य प्रयोग, अपने बच्चों की शरारत सुनकर पिता क्या हो गया बेटा? आग बबूला हो गया। उसके बाद है आसमान टूट पड़ना, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे क्या है यहाँ पे? अचानक बड़ा संकट आ जाना। वाक्य प्रयोग, घर का मुखिया बीमार पड़ा तो मानो पूरे परिवार पर आसमान टूट पड़ा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आता तो फिजिक्स केमिस्ट्री का मैंने बेटा साथ साथ से पेपर सॉल्व करा रखे महाभारत बैच में, वहां से कर लेना हो जाएगा, वहां से कर लेना हो जाएगा। ठीक ना, महाभारत बैच का आप कर लेना हो जाएगा। उसके बाद आपका अपृत गद्यांश करना है बेटा। आपको तरीका तरीका देख लो, हो गया। हम सिखा दे रहे हैं करने का तरीका। कैसे करेंगे यहाँ पे? एक सेकंड यार, थोड़ा फोन को साइलेंट कर देते हैं। कौन है बार बार? यही है तार ना कि अगर किसी को दे दो तो का बार बार फोन करके परेशान कर देता। चलिए, यहाँ पे अपने गद्यांश क्या है? आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र चल जाए। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसीलिए या पता नहीं क्यों, तो मैं पाया कि निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में रहे। शायद मौज में आकर यह निर्णय लिया हो। हाँ, और वे ऊपर के तल्ले में रहने लगे और उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी और विद्ध और क्षीण वपु रविंद्र के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां तक ले जा सका। सबसे पहले गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? सबसे पहला क्वेश्चन, गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? इसका आंसर इसी से लेना है, पड़ोसी से बाहर से नहीं मिलेगा। इसका आंसर इसी से। तो गुरुदेव तो है, लेकिन गुरुदेव शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? अब अब कहेंगे गुरुदेव, हमें क्या पता किसके लिए किया गया? लेकिन बेटा थोड़ा सा और सोचोगे तो आंसर मिलेगा। यहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति का नाम जरूर दिया रहेगा। देखो, कोई व्यक्ति का नाम है। हाँ गुरुदेव, यहाँ पे रविंद्रनाथ। तो यानी कि गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? एक नाम रहेगा केवल, रविंद्रनाथ के लिए प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे गुरुदेव शब्द का प्रयोग रविंद्रनाथ ठाकुर यानी रविंद्रनाथ टैगोर के लिए किया गया। किसी को कोई डाउट? एक बार बोलिए, एक बार बोलिए, किसी को कोई डाउट है क्या? बोलिए फटाफट यार, जितने भी स्टूडेंट हैं। हेलो, कमेंट कर देंगे यार, ठीक ना? आवाज मेरी जा रही है? क्लियर है कि नहीं? नहीं चल रहा लाइव यार? चल ही तो रहा है लाइव। लाइव तो है भाई, और क्या है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे है, क्या प्रश्न है? गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? गुरुदेव ने शांति निकेतन चलने का शांति निकेतन छोड़ कहीं और चलने का मन क्यों बनाया? देखिए यहाँ पे, आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन छोड़ कहीं अन्यत्र चला जाए, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था और वे शांति निकेतन के 3 मंजिले पे रहते थे। और जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो ऊपर नीचे उतरने में क्या होती है? दिक्कत होती है। शिवम बोल रहा है गुरुदेव सर आपने कॉल क्यों नहीं उठाई थी? शिवम यार, हजारों कॉल्स आते हैं यार बेटा, किसका किसका अटेंड करेंगे? हैं? श्रेयान, शिवम, नीतीश, अनूप, कमेंट पर ध्यान दीजिए बेटा। क्या कमेंट पर ध्यान दें, आप ही बताओ ना। अब पढ़े या नहीं आए हो, या फिर हम कमेंट ही पढ़े? दो में से कई कर लो यार, पेपर है आपका। अब कितना टाइम बर्बाद करोगे यार? तो यहाँ पे लिखेंगे गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़ कहीं रहने का मन इसलिए बनाया क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। हो सकता था कि उन्होंने यह निर्णय अपनी शारीरिक स्थिति को देखते हुए या किसी अन्य के कारण लिया हो। ठीक, उसके बाद उनके समीप तक पहुंचने में क्या क्या कठिनाई होती थी? वही, वो 3 मंजिले पे रहते थे, चक्करदार सीढ़ी आती, वो बूढ़े हो चुके थे, तो ये सब दिक्कतें थी। अगला शब्द युग में है, शब्द युग बनाना है, कर लोगे, चिंता मत करना, ये सब रिपीटेड है। अम्ब और अम्ब, अम्ब मतलब माता होती है, अम्बुज मतलब अम्बु मतलब पानी होता है, या अम्बुज भी आ जाए। अगला है भवन और भुवन, तो भवन का मतलब घर होता है, भुवन मतलब बेटा संसार होता है। अगला है इनके शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है, वारिद, द्विज और मित्र। वारिद, द्विज और मित्र, तो वारिद का मतलब होता है बेटा मेघ,
और वारिद मतलब बेटा होता है जल देने वाला, जल देने वाला। द्विज मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान देना, द्विज मतलब होता है ब्राह्मण और क्या होता है, पक्षी होता है। तो ब्राह्मण और क्या होता है, पक्षी होता है। मित्र, मित्र मतलब क्या होता है, ध्यान देना दोस्त, दोस्त होता है और सखा होता है और क्या होता है बेटा, सूर्य होता है। तो मित्र मतलब दोस्त या सखा और क्या होता है, सूर्य होता है। उसके बाद लिखे निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए किसी एक शब्द का चयन करके लिखना है। जैसे यहाँ पे है, जिसका कहीं अंत ना हो तो बेटा उसे हम लोग अनंत बोलते हैं। जिसका कहीं अंत ना हो उसे अनंत बोलते हैं। और कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं। कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं बेटा, मितभाषी बोला जाता है। मितभाषी बोला जाता है। उसके बाद शुद्ध अशुद्ध वाक्य आएगा। निम्नलिखित में से किन दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क्या है, पुत्री परायधन होता है। पुत्री परायधन होता है नहीं बेटा, होती है। तो पुत्री परायधन मानी जाती है या फिर होती है, यहाँ लगा सकते हैं। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, नहीं यार आ गया नहीं बेटा, आया है। तो आज मेरा बड़ा भाई आया है। तुम मेरे को पुस्तक दे दो, मेरे को क्या होता है यार, तुम मुझे पुस्तक दे दो। इस लड़के को पढ़ाया हूं, नहीं मैंने इस लड़के को पढ़ाया है। ठीक, उसके बाद रस छंद अलंकार आएगा। याद रखना, हम जितने भी रस रहेगा, जितने भी छंद रहेंगे, जितने भी अलंकार रहेंगे सब करवा दूंगा। ये 5 सेट अपने आप में बहुत ही तगड़े वाले हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। अखिलेश समझाओ यार, अखिलेश सही है यार, अखिलेश समझाएगा, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे क्या है बेटा, करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण बताते हुए उसका उदाहरण दीजिए। लक्षण का बेटा होता है परिभाषा। खूब अच्छे से यार, बहुत हम अच्छे से हिंदी पढ़ा दे रहे हैं। बाद में कर जवाब मत बोलना कि गुरुदेव पढ़ाए उढ़ाए नहीं। हाँ, और उनकी कसम है आप लोगों को भैया मन लगा के पढ़ना है। कोई अगर इशू आ रहा है तो हम है ना यार, आप परेशान मत होना यार। कोई इशू आ रहा है तो ये सिम आपके साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। आप लोग मन लगा के बस पढ़ते जाना, दैट्स ऑल मैटर। लव यू ऑल यार। सिम बोल रहा है गुरुदेव लव यू, अरे लव यू टू यार। देखिए आपकी वो ना देख ले, साला ब्रेकअप को हो जाएगी, हमें आज तक नहीं बोले, गुरुजी को हमने बोल दिए। क्या है यार, ये जो बच्चों का प्रेम होता है ना, नेक्स्ट लेवल का होता है बेटा। करुण रस क्या होता है बेटा, अब ये समझ लीजिए कि आपको वो जब छोड़ के चले गए तो आप रो रहे थे, उनसे वियोग हुआ, तो क्या है बेटा, करुण रस है। क्या है, करुण रस है। अर्थात जब किसी व्यक्ति या पात्र की दुखद अवस्था, वियोग, मृत्यु या जीवन की कठिनाइयों को देखकर श्रोता या पाठक के मन में करुणा, दया और सुख उत्पन्न होता है, तो वह करुण रस कहलाता है। करुण रस का जो बेटा अस्थायी भाव होता है, क्या होता है, शोक होता है। उदाहरण के लिए, अब तो रहन न जाता है कोई आसरा नहीं, करुण कर्ण क्रंदन से भरा, दुख से जग सारा कहीं। बस बहुत सिंपल सा उदाहरण है। उसके बाद श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण से उदाहरण दीजिए बेटा। श्लेष अलंकार क्या होता है, श्लेष अलंकार क्या होता है, उसका आपको लक्षण देना है, परिभाषा देना, यानी कि जब एक ही शब्द या वाक्य के एक से अधिक अर्थ हों, उन अर्थों से अलग अलग संदर्भ या भाव प्रकट होते हैं, तो आप बेटा श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, सारा गांव उनकी बातों का दीवाना था। सारा गांव उनकी बातों का दीवाना था। दीवाना का अर्थ प्रेम में पागल भी होता है और इनकी बातों पर मोहित भी है। तो यहाँ पे देखिए, एक शब्द है, अर्थ दो से अधिक है या दो हो सकते हैं, एक से अधिक है, तो वहां पे क्या बेटा, यहाँ पे वो है श्लेष अलंकार। उसके बाद छंद है। यहाँ पे क्या है, छंद, ध्यान देना। चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे दोहा छंद है। क्या होता है परिभाषा, दोहा छंद 4 चरणों का एक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसे हम लोग दोहा कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहा कहते हैं। उदाहरण के लिए, मन का हार जीते जाए सब प्रकार तन का हार, जो मन का जीत न सका सो हार गया संसार। ठीक, और मैंने कल ही यूट्यूब पे पूरा छंद को बहुत अच्छे समझाया रहा, छंद अलंकार वाला टॉपिक, उसको देख लेना और इसमें मात्रा उत्रा वाला समझ में आ जाएगा, अगर आपको चाहिए तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपका बेटा पत्र लेखन आएगा। 2 पत्र लेखन में मैं आपको फॉरवर्ड करना सिखाऊंगा, ठीक ना। छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए अथवा विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। 2 रहेगा फॉरवर्ड सीख लेंगे, आप कर डालोगे। 2 रहेगा न्यू बैच आएगा कि नहीं अखिलेश, वो जो न्यू बैच आएगा बायोलॉजी का बेटा, वो आने वाला है 24 फरवरी के बाद, 25 फरवरी से आएगा, ठीक ना। न्यू बैच बायोलॉजी का, तो चिंता मत करना, वो अलग से आएगा आप लोगों के लिए, ठीक ना। चलिए, हालांकि महाभारत बैच लिए हैं तो ठीक है, बट अगर डिमांड रहेगी ऑन योर डिमांड तो बायोलॉजी का हम लोग बैच ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक ना। वो 5 डेज के लिए, क्योंकि 25, 26, 27, 28, 29, सॉरी 25, 26, 27 और फिर उधर 28, 1, 2, ठीक ना। तो हम लोग 1, 2 तक अपना पेपर कंप्लीट कर लेंगे।
बाकी और यूट्यूब पे कर लेंगे, दैट्स ऑल मैटर। ठीक, चलिए। महाभारत बैच में भी है, अगर डिमांड रहेगी तो हमारे पास 7 दिन का वक्त रहेगा बायोलॉजी पेपर में, तो वहां पे मैं करवा दूंगा, परेशान मत होना। तो ये अपना हो गया, लिखेंगे उत्तर, फिर लिखेंगे सेवा में। अब देखना यहाँ पे क्या है अपना, छात्रावास अगर मित्र है तो वहां पे बेटा वहां पे क्या लगेंगे, और ये वहां पे रहेंगे, ठीक ना। यार महाभारत बैच लिए तो सफिशियंट, वहां बायोलॉजी ऑलरेडी है, लेकिन आप कहेंगे नहीं गुरुदेव हमें लाइव भी आपसे फिर से पढ़ना है, क्योंकि लाइव में अलग ही मजा रहता है। तो आप बताइए, मैं लाइव करवा दूंगा, आप लोग तो मेरी जान है यार। हाँ, आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे तो किसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे सेवा में, प्री प्रधानाचार्य जीजीआईसी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय विद्यालय में खेलकूद की सामग्री पर। मतलब आप समझिएगा, आप चाहे इस पे करिए चाहे इस पे करिए, अगर आप छात्र अपने मित्र को लिख रहे हैं तो यहाँ पे सेवा में नहीं लिखेंगे, फिर प्रिय मित्र लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, उसका पता लिखेंगे, विषय में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर है छात्रावास की जीवन शैली पर, और यहाँ पे विद्यालय में खेलकूद की सामग्री पर। ये दो जो हो जाए विषय हो जाएंगे, ये लिखना बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर इस पर भी कहाँ, कौन सा शिवम? अरे नहीं यार, ले लिए हो ना, लिए हो ना। अच्छा ठीक है बेटा, बायोलॉजी का जब बैच लेके आएंगे ना, जो मन में आना 10 20 रुपए 30 रुपए दे देना, हम पढ़ा देंगे लाइव। किसी कोई डाउट है क्या? हाथ उठा दो एकदम, दिक्कत है क्या? अरे अच्छा, कहेंगे गुरुदेव पैसा क्यों लेते? बेटा पैसा इसलिए लेते ना, तभी मन लगेगा पढ़ने में। फ्री की वैल्यू कोई नहीं करता, फ्री की वैल्यू कोई नहीं करता, तो हम फ्री रख देना, पढ़ेगा ही नहीं यार कोई, मैं सच्ची बता रहा हूँ। अरे गुरुदेव फ्री का ही मिल जाएगा, जो आप खरीद कर खाते हैं ना सर, उसकी वैल्यू अलग रहती है, घर में चाहे कितना भी अच्छा बन जाए फ्री का। हाँ नो गुरुदेव, मजा ही नहीं आता है ही नहीं। सही सही बता, एकदम ऑनेस्टी के साथ रिप्लाई करिएगा। अखिलेश पटेल, हाँ बेटा महाभारत बैच इसलिए लो क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी है ना, बहुत सारी चीजें हैं, उसको लेना जरूरी है। उसमें बहुत तगड़े तगड़े वाले क्या आपको दिए गए हैं, सारा एकदम पूरा एकदम है चीजें, वो उसको पढ़ लेना। अच्छा ठीक है, नीसू कह रहे गुरुदेव 21 रुपया ठीक है। अरे दे ही देना यार, जितना मन करे। अच्छा, आर्ट वालों का भी ध्यान दीजिए, ओम राव आर्ट वालों का वहां पे है ना महाभारत वैसे, बाकी अभी यहाँ पे हम साहित्यिक हिंदी अपडेट करा देंगे, परेशान मत होना। 5 सेट पेपर साहित्यिक हिंदी का इसमें डलवा देंगे, ठीक। चलिए, तो ये समझ आया ना। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सेवा में सभी निवेदन है कि मैं जो मन में आएगा यार कि 12वीं का छात्र हूँ, क्रिकेट विकेट नहीं है, खेलना उलना चाहते हैं गुरुजी, बैडमिंटन उन्टन लाए अपने, रखिए उसमें, स्कूल स्कूल में जो मन में आएगा बुद्धि में, आप इसमें भरना। लेकिन ये ध्यान देना, ये लाइन जो शुरू का है इसको फॉर्मेट ध्यान देना, लास्ट का ध्यान देना, दैट्स ऑल मैटर। अगर यहीं पे प्रबंधक का होता तो यहाँ पे प्री प्रबंधक लिखते, यहाँ पे जो दिया रहता है जिस पे, लेकिन वो लिखते हैं, और यहाँ पे प्रबंधक लिखते हैं, बाकी मैटर सेम टू सेम है, मैटर में कोई बदलाव नहीं, कोई भी आएगा मैटर सेम टू सेम, बस आपको चेंज करना है क्या, अलग से। यहाँ पे अगर मित्र का होता तो प्री मित्र लिखते हैं, है कि नहीं, और फिर अब ऐसा नाम लिखते हैं, अपना एड्रेस डालते हैं। अब अरे यहाँ पे कोई और है तो प्रार्थया भवदी यूज का करेंगे, अगर आपसे कोई बड़ा है तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, खुशी 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 खुशी, आपको महाभारत बैच ले लेना, उसी में सब कुछ है, ये तो हिंदी का स्पेशल मैंने ले आया सेट, महाभारत बैच में सब कुछ है, ठीक, अलग नहीं लेना है कुछ। उसके बाद आपका बेटा निबंध आएगा, तो निबंध हम एक एक करके बताएंगे, पार्ट 2। उसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा हमें लग रहा है वो मैं आपको इसमें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। भारत में कृषि क्रांति, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मेरे प्रिय कवि और लेखक। जब बेटा ये दिख गया तो समझ लीजिए कि आप सब कुछ मत करिएगा, सबसे पहले यही कर दीजिएगा, जिसका कवि का आपने साहित्यिक परिचय याद किया है, और जिस आप 3 4 याद करके जाएंगे, जिसका ऊपर आंसर आपने नहीं दिया जो पेपर में पूछा गया है, अगर उसका आंसर दे दिया है तो वहां मत लिखिएगा। उसके अलावा और जो याद रहेगा आपको यहाँ पे लाके लिख देना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक। किसी कोई दिक्कत? सर किस क्वेश्चन पर कितना टाइम देना है? मोहम्मद खुर्शीद बेटा, एक वॉच आती है, एक वॉच आती है, ये वाला डिजिटल वाला मत लीजिएगा, एक और वॉच आती है जो सुइयों वाला, उसको आप साथ में लेके जाइएगा, टाइम को देखते हुए मैनेजमेंट का काम करिएगा, ठीक है ना। हम हालांकि हम यूट्यूब पे इस चीज को क्लियर कर देंगे, कि कितना क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, उसको लेके बहुत ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है। चलिए, तो चलिए हम लोग करने वाले भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, एक विस्तृत विश्लेषण भारतीय लोकतंत्र पर करने वाले हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, हम टॉपिक को पढ़ते ही ये समझ लेंगे कि हमें भारतीय लोकतंत्र यानी कि जो भारत है ये लोकतांत्रिक देश है, मतलब इसमें लोगों को एक साथ जोड़ के रखना है। अब कैसे रखना है
अब आपके मन में जो विचार आएगा उसको यहाँ पे देते हुए चले जाना है, वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, निबंध हो जाएगा। और ये लास्ट में रहता है, तो जो मन में आएगा वो लिखिएगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या लिखेंगे? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने अस्तित्व के साथ दशकों से अधिक समय से कई उतार चढ़ाव देख चुका है। आज जब 21वीं सदी के मध्य में खड़े हैं, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि भारतीय लोकतंत्र का भविष्य क्या है? क्या यह मजबूत होता रहेगा या फिर इसमें चुनौतियां बढ़ेंगी? और इस निबंध में हम भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के संभावित परिदृश्यों का विश्लेषण करेंगे। ठीक, भारतीय लोकतंत्र की ताकतें क्या क्या हैं? ठीक, तो यहाँ पे आपको बनाना है। तो सबसे पहला इन डालेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरा विश्वास होना। जब तक भारतीय जनता में लोकतंत्र के मूल्यों में गहरा विश्वास है, यह हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन चुका है। ठीक, विविधता में एकता होनी चाहिए, यानी लोगों को एक साथ जोड़ना है। जैसे भारत की विविधता ही इसकी ताकत है, और विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृति के लोग एक साथ रहेंगे तो लोकतंत्र इस विविधता की जोड़ों जड़ों यहाँ पे जड़ों रखने में एक सॉरी जोड़े रखने में सॉरी विविधता को जोड़े रखने में एकमात्र तरीका है। उसके बाद सशक्त नागरिक समाज, यानी कि जो नागरिक हो, भारत में एक सशक्त नागरिक समाज है जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। उसके बाद हमारा भारत का जो संविधान लचीला, यानी हमारा भारत का जो संविधान है समय के साथ बदलने की क्षमता रखता है, और ये हमारी बढ़ती हुई आवश्यकता के अनुसार खुद को ढाल सकता है। उसके बाद है भारतीय लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं? भारतीय लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां, जैसे असमानता है, कोई कहता है ये हिंदी है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, ऐसे ऐसे, तो ये बांटते रहते हैं। तो ये सब चुनौती, यानी कि असमानता। भारत में अभी भी सामाजिक और आर्थिक असमानता व्याप्त है, और ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिए एक कैंसर की तरह है, यह लोगों के विश्वास को कमजोर करता है और विकास में को बाधित करता है। उसके बाद धार्मिक कट्टरता, अर्थात धार्मिक कट्टरता लोकतंत्र मूल्यों के लिए एक खतरा है, और यह सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ सकता है। धार्मिक कट्टरता, अरे हम तो भैया हिंदू हैं, हम तो भैया मुस्लिम हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए यार। क्या मिल जाएगा? अभी यार किसी का ब्लड निकाल के देखो यार, अलग अलग है क्या? लेकिन नहीं यार, लोग हैं यार, उसमें लड़े जा रहे हैं। अरे हम ये हैं, हम वो हैं, तोप हैं, क्या उखाड़ लोगे भाई? आए थे, चले जाओगे। आपको कुछ अच्छा करके जाना है ना यार, क्यों लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो कुछ भी? तो यार सबको एक साथ रहना है, लेकिन यार कोई समझता ही नहीं यार इस बात को, क्या बोले यार। जातिवाद, हम गुरुदेव, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, अरे नाज है भैया। हम उसी दिन खड़े थे, तो मुझे आगे एक लड़का कहता है, अरे आप तो ब्राह्मण है यार, आपको नाज होना चाहिए। उनका बेटा सुनो, ब्राह्मण हो या फिर नीची कास्ट का हो, सब समान है। व्यक्ति कभी भी अपने जाति से, अपने धर्म से बड़ा नहीं होता बेटा, वो अपने कर्मों से बड़ा होता है। तो अपने कर्म को सही रखोगे ना, बड़े रहोगे। हम बहुत उच्च जात के होंगे, सर हमारा कर्म सही नहीं है ना, तो बेटा हम बहुत ही घटिया इंसान है। समझ आ रहा है ना? तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपका कर्म सही होना चाहिए। कोई भी जाति, धर्म या फिर जगह से बड़ा नहीं होता। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दें, ठीक है ना? कभी आपको अपने कहीं कहीं पे खड़े हो, शान से खड़े हो यार, हम भैया पैदा हुए हैं और देश के लिए पैदा हुए हैं, अपना काम करेंगे, किसी का ना हम लेंगे, ना लूटेंगे, ना कुछ करेंगे। हाँ, बस अपने से मतलब रखेंगे, दैट्स ऑल मैटर होगा। ठीक ना? कहीं हमें पढ़ना है, अपने माँ बाप की सेवा करना है, काम खत्म। बाकी ये सब दुनियादारी चक्कर मत पड़ना, अरे वो ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, अरे वो तो ये क्या छूना है, अरे वो, ये सब यार निकाल के फेंक दो बेटा। अपने आप से मतलब रखो, जीवन में एकदम अच्छा काम करो और सुकून से सो, रात को सुकून से नींद आ जाए, बस वही क्या है, एक अच्छा जीवन है। समझ आ रहा है ना? हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? ये शिवम क्या है बोल रहा है, सर आगे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, क्यों नहीं दिखाई? रिफ्रेश करिए बेटा, दिखाई देगा। आप रिफ्रेश करिए, दिखाई देगा, ठीक है ना? आप रिफ्रेश करेंगे, दिखाई देगा आप लोगों को। रिफ्रेश करो यार थोड़ा सा, सब दिखाई देगा। चलिए, तो ये सब है। विदेशी हस्तक्षेप, यानी विदेशी ताकतें कभी कभी भारतीय लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है। उसके बाद भारतीय लोकतंत्र का भविष्य क्या बेटा? भारतीय लोकतंत्र का भविष्य देखिएगा, सबसे पहले शिक्षा, यानी शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो समाज में असमानता को कम कर सकता है, और हमें सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना होगा। भ्रष्टाचार निरोधक उपाय, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। हाँ, समावेशी विकास, यानी विकास का लाभ सभी तक पहुंचाना चाहिए, और हमें गरीबी, बेरोजगारी और कुपोषण जैसी समस्याओं से
निपटना होगा। उसके बाद समाज में सद्भाव, यानी कि विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोगों के बीच सद्भाव स्थापित करना होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना, अर्थात हमें लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे कि न्यायपालिका, चुनाव और आयोग और मीडिया को मजबूत बनाना होगा। फिर बाद में लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब कि ये होता है कि कैसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो भारतीय लोकतंत्र एक लंबा सफर तय कर चुका है और जिसमें कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन भारतीय जनता ने हमेशा लोकतंत्र के मूल्यों को बचाए रखा है। और अगर हम मिलकर काम करेंगे तो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, आप लोग डेली बेसिस पे पढ़ाई करिए, लगातार जमकर आप मेहनत कर दीजिए 5 दिन, ठीक है ना। उसके बाद यूट्यूब पे आना, तगड़ा बड़ा करवा देंगे जब लास्ट 2 डेज रहेगा। यहाँ इसलिए मैं पहले खत्म करवा, ताकि वहां पर जब महामैराथन चले ना, तो मजा है क्लास करने में। इसको पहले रट लो, जब वहां पे बैठेंगे ना, गुरुदेव जी तो याद है, सबका आंसर दे रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि बेटा इसलिए पहले ही पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये जो वक्त है बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना टाइम दीजिए। हिंदी अभी हम संभाल ले रहे हैं। अब आप क्या करिए, कोई और सब्जेक्ट जो भी आपका नहीं तैयार है उस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी 5 दिन तक मैं आपका संभाल लूंगा सारा काम, आप परेशान मत होइएगा। 1 घंटे टाइम दीजिएगा, मैं पेपर पीडीएफ आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बाकी यूट्यूब है, बाकी अब जो आपके पास टाइम बच रहा है वो अलग से आप दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो बड़ा कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि गुरुदेव हमें दिक्कत है, ताकि हम उसको क्या कर पाए बेटा, सॉल्व कर पाए। उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।